हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रही हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से, क्योंकि आज हम फिर से लेकर आ गए हैं। क्या करने वाले हैं इस क्लास में, बिहार स्टेट और सीटेट 2025 के लिए शिक्षण कला और पैडागोजी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज ये हमारा 10वां क्लास है और ये आज का हमारा लास्ट क्लास है। जी हाँ, शिक्षण कला और पैडागोजी जो होगी हम एक साथ कर रहे हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्लास है। कल से हम इसका क्लास नहीं करेंगे। अब हम करेंगे सीटेट 2025 के लिए CDP पेपर 1 और पेपर 2 का रामबाण सीरीज आने वाला है आप लोगों के लिए, जिसका हम शुरू से स्टार्ट करेंगे डे 1 से। इसमें आप लोगों को एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आप लोगों को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दीपा एकेडमी के साथ ही रहना है। और सिर्फ CDP के लिए ही नहीं, हम साथ में SST के लिए भी ला रहे हैं आप लोगों को रामबाण सीरीज, जिसमें पॉलिटी जिसको सिविक्स कहा जाता है ये अलग होगा, डे 1 से स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी अलग होगा और हिस्ट्री भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें खासियत क्या है, ये हम 6 to 8 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, 6 to 8 NCERT के बुक से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हम पहला चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे और सीधा 8 तक ख़त्म करेंगे। जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा उसके बाद हम MCQs करेंगे, जो कि पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब एक साथ होगा, साथ में पैडागोजी भी होगा। तो बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को दीपा एकेडमी के साथ बने रहना है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हम करने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए दीपा एकेडमी से। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शैक्षणिक मनोविज्ञान। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, छात्रों को डराना है, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को समझना है, और ऑप्शन C है केवल परीक्षा करवाना है, और ऑप्शन D है स्कूल में अनुशासन बनाए रखना है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। ये सभी सब कुछ है, ये जो आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है ये एकदम फ्री मिल रहा है, ये सब एकदम फ्री मिल रहा है। अगर आप लोग यही बैच खरीदने जाएंगे तो आप लोगों को कम से कम 1000 रुपया पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों को दीपा एकेडमी पर ये सब फ्री में मिलेगा, और इसका नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर का लिंक दिया होगा, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को डराना, डराना क्या होता है, निगेटिव होता है। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को समझाना, ये पॉजिटिव हो गया। केवल परीक्षा करवाना, ये भी निगेटिव हो गया। स्कूल में अनुशासन बनाए रखना, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ स्कूल में अनुशासन बनाए रखने से मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। तो इसको भी कट करते हैं, ये भी हटाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझना। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझना होता है, ना कि स्कूल में अनुशासन बनाए रखना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर पहला का बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अधिगम यानी कि लर्निंग से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज लर्निंग। परीक्षा में पास होना होता है, याद करना होता है, और ऑप्शन C है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, और ऑप्शन D है केवल रटना होता है। तो केवल रटना क्या हो गया, निगेटिव हो गया। याद करना भी निगेटिव हो गया। परीक्षा पास करना भी निगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, व्यवहार में अस्थायी रूप से चेंजिंग करना। अधिगम यानी लर्निंग का मतलब ही होता है बिहेवियर चेंजिंग। तो C विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिगम के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अधिगम के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त मानी जाती है, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, ऑप्शन C है प्रौढ़ावस्था, और ऑप्शन D है वृद्धावस्था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अधिगम के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन A। क्या हो जाएगा, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड। ए विल बी राइट आंसर। अधिगम के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है।
कौन सी अधिगम सिद्धांत प्रेरणा और दंड पर आधारित है? कौन सी अधिगम सिद्धांत प्रेरणा और दंड पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक सिद्धांत, और ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, और ऑप्शन सी है निर्माणवाद, और ऑप्शन डी है सामाजिक अधिगम। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कॉमेंट में दीजिए। कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रेरणा और दंड, यहाँ पे प्रेरणा और दंड पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? कॉग्निटिव थ्योरी, ये प्रेरणा और दंड नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। व्यवहारवाद, ये होगा इसका राइट आंसर। व्यवहारवाद में क्या होता है? प्रेरणा दिया जाता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और दंड दिया जाता है। बी विल बी राइट आंसर। निर्माणवाद में भी नहीं होता है, ये रचनावाद से है। और सामाजिक अधिगम जो कि सोशल लर्निंग होता है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया था? किसने दिया? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया है? पियाजे ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है, और ऑप्शन सी है बेंडूरा ने दिया है, और ऑप्शन डी है स्किनर ने दिया है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से बताइए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मीन्स होता है अवलोकन करना, अवलोकन से सीखना होता है, अवलोकन से सीखना होता है, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर में 1 महीने के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया होगा। जो भी बीएड और डीएड किए होंगे उनको पता ही होगा। ये 1 महीने के लिए क्या होता है? ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो टीचर रहते हैं स्कूल को, उनको पढ़ाते देखते हैं और उनसे सीखते हैं, उनका वातावरण, उनका अनुभूति, उनका व्यवहार क्या करते हैं, सभी उसमें शामिल होते हैं। फिर हम सीखते हैं और फिर हम देखते हैं जो वो कैसे कार्य करते हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन सी, बेंडूरा ने दिया था। पियाजे ने कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक दिया था। कोहलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिक विकास का थ्योरी दिया था। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है? प्रेरणा मोटिवेशन का मुख्य कार्य है। मेन फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इज पढ़ाई रोकना, सीखने में उत्साह और दिशा देना, और ऑप्शन सी है छात्र को डांटना, और ऑप्शन डी है रटना बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का प्रेरणा मोटिवेशन का कार्य क्या है? पढ़ाई रोकना नहीं, मोटिवेशन से क्या होता है? बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो नेगेटिव हो गया। छात्र को डांटना, ये भी नेगेटिव हो गया। रटना बढ़ाना, तो इसका भी ये भी नेगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने में उत्साह और दिशा देना। बच्चों को क्या करना है? इंटरनल मोटिवेट करना, जो कि बच्चे में सीखने और उत्साह को दिशा देता है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस को मापने के लिए प्रयोग होता है। पियाजे का स्केल, ऑप्शन बी है विनेट साइमल स्केल, और ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक स्केल, और ऑप्शन डी है कोहलबर्ग स्केल। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से बताइए। बुद्धिलब्धि यानी कि इंटेलिजेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है बिनेट साइमल का स्केल। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर। पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है अच्छा परिणाम मजबूत अधिगम, और ऑप्शन सी है खराब, ऑप्शन बी है खराब परिणाम मजबूत अधिगम, और ऑप्शन सी है परिणाम का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, और ऑप्शन डी है केवल अभ्यास आवश्यक है। तो केवल लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो गया, इसको कट कीजिए और फटाफट से ए बी सी में से राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, क्या कहता है? अच्छा परिणाम मजबूत अधिगम का होता है, खराब परिणाम मजबूत अधिगम, परिणाम का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छा परिणाम यानी कि मजबूत अधिगम। अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है तो अधिगम भी अच्छा होता है, तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास होता है याद करने से, ऑप्शन बी है अनुभव और खोज से, और ऑप्शन सी है रटने से, और ऑप्शन डी है डर से। तो क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास होता है याद करने से। याद करना क्या होता है? निगेटिव होता है। रटना भी निगेटिव होता है, डर से भी निगेटिव होता है, तो अनुभव और खोज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10? सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी पर बल देता है। दंड, निरीक्षण और अनुकरण, और ऑप्शन सी है अकेले पढ़ना, और ऑप्शन डी है परीक्षा परिणाम। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है आप लोगों से? सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर बल देता है दंड, निरीक्षण और अनुकरण, अकेले पढ़ना, परीक्षा परिणाम। तो क्या हो जाएगा? दंड क्या है? निगेटिव है। अकेले पढ़ना भी निगेटिव है, परीक्षा परिणाम भी निगेटिव है। सिर्फ परीक्षा परिणाम नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण और अनुकरण। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? प्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहला दो होती है आंतरिक और बाह्य, और दूसरा है 3 होती है। ऑप्शन सी है केवल 1 होती है, और ऑप्शन डी है 4 होती है। तो प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? मोटिवेशन इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में। तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक होती है, दूसरा बाह्य होती है। तो आंतरिक से क्या होता है? बच्चे की अंतर्मुखी और इंटरनल मोटिवेशन होता है। बाह्य मोटिवेशन क्या होता है? बच्चों को पुरस्कार का लालच देकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है, या फिर किसी काम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर। इसको पढ़िए और फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित अधिगम। यहाँ पे रचनात्मकतावाद पर आधारित अधिगम है। सक्रिय और अनुभवजन्य, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है निष्क्रिय, और ऑप्शन डी है डर आधारित। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। सक्रिय और अनुभवजन्य, एक्टिव एंड एक्सपीरियंस, और ऑप्शन बी है निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या है? निगेटिव है। डर आधारित भी निगेटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक्टिव और एक्सपीरियंस, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या बोल रहा है? ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर क्या है? स्मरण है, विश्लेषण है, ऑप्शन सी मूल्यांकन है, और ऑप्शन डी समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा इवैल्यूएटिंग। ये सबसे उच्चतर स्तर हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी का पहले क्या होता है? अप्लाई होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एनालिसिस, उसके बाद इवैल्यूएट, उसके बाद क्रिएट। तो यहाँ पे क्रिएट नहीं था, क्रिएट यहाँ पे नहीं है, रिमेम्बरिंग है, एनालिसिस है, अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे उस तरह से स्तर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है आत्म का अध्ययन, और ऑप्शन बी है व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, और ऑप्शन सी है केवल सोच का अध्ययन, और ऑप्शन डी है शरीर का अध्ययन। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है आत्म का अध्ययन, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, और ऑप्शन सी है केवल सोच का अध्ययन और शरीर का अध्ययन। केवल लगा हुआ है, ये नेगेटिव हो गया। अब फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मनोवैज्ञानिक क्या होता है? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आत्म का अध्ययन नहीं करता है, शरीर का भी अध्ययन नहीं करता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अगला? इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कैसा होता है? जल्दी क्रोधित होता है, ऑप्शन बी है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है, और ऑप्शन सी है चुप रहता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी और दूसरों की बातों या भावनाओं को समझता है। बी विल बी राइट आंसर। जल्दी क्रोधित भी नहीं होता है और चुप भी नहीं रहता है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का,
ट्रायल एंड एरर का, और ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, और ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। थ्रोनडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रायल एंड एरर का। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में उपयोग करना, और ऑप्शन बी है याद करना, और ऑप्शन सी है केवल अभ्यास करना, और ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना। केवल अभ्यास करना निगेटिव हो गया, याद करना भी निगेटिव हो गया, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एक छात्र का ज्ञान दूसरे छात्र में प्रयोग करना। ये विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। अधिगम में बाधा हो सकती है सकारात्मक वातावरण से, डर और चिंता से, और ऑप्शन सी है प्रोत्साहन से, और ऑप्शन डी है रुचिकर पाठ्यक्रम से। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट बताइए। यहाँ पे बाधा पूछ रहा है यानी कि निगेटिव, सकारात्मक वातावरण क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोत्साहन भी पॉजिटिव हो जाएगा, रुचिकर पाठ्यक्रम भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डर, क्योंकि ये निगेटिव है। तो निगेटिव का आंसर क्या होता है? निगेटिव होता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की उम्र सीमा है 2 से 7 वर्ष, और ऑप्शन बी है 7 से 11 वर्ष, और ऑप्शन सी है 12 से 18 वर्ष, और ऑप्शन डी है 0 से 2 वर्ष। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 7 से 11 वर्ष। बी विल बी राइट आंसर। इसको जान लेते हैं। जीन पियाजे के 4 स्टेज है। इन्होंने कितने स्टेज दिए थे? 4 स्टेज। सेंसरी मोटर जो कि बर्थ से 0 से 2 वर्ष तक के हैं, और दूसरा है ऑपरेशनल है जो कि 2 से 7 वर्ष है, जो कि यहाँ पे था। इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था भी बोला जाता है हिंदी में। और तीसरा हो गया, इसको क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं हिंदी में, मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 हो जाता है। यहाँ पे कितना था? 7 से 11। तो यहाँ पे ये मूर्त संक्रियात्मक के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है? बच्चा देखकर किसी चीज़ को रिलेट करता है। जैसे कि अगर किसी जानवर को, अगर उसने शेर को चिड़ियाघर में गया और शेर को उसने 4 पैर देखा, तो उसके घर पर अगर पेट में कुत्ता पोसा गया है, डॉगी, तो वो रिलेट करेगा कि शेर का भी 4 पैर है और डॉगी का भी 4 ही पैर है। तो देखकर, बिना देखे हुए किसी चीज़ को रिलेट नहीं कर सकता है। और लास्ट में क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल 12 से अबव होता है, 11+ भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या हो जाता है? इसे अनौपचारिक भी बोलते हैं, औपचारिक भी बोलते हैं, और साथ में इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये इसमें क्या होता है? जो चीज़ नहीं भी सामने होता है उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसका अध्ययन करता है? शिक्षकों का व्यवहार का, ऑप्शन बी है छात्रों का प्रक्रिया का, और ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम निर्माण का, और ऑप्शन डी है स्कूल की बिल्डिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। प्लीज़ क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है आप लोगों से? शैक्षिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शिक्षकों का व्यवहार का, शिक्षकों की अधिगम प्रक्रिया की, पाठ्यक्रम निर्माण की, स्कूल की बिल्डिंग की। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी, छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की, ना कि शिक्षकों का व्यवहार की, ना ही पाठ्यक्रम निर्माण की, और ना ही स्कूल की बिल्डिंग की। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा होता है? केवल शरीर से, सोचने समझने और व्यवहार से, और ऑप्शन सी है पढ़ाई से, और ऑप्शन डी है केवल भाषा से। तो केवल लगा हुआ है तो निगेटिव हो गया,
पढ़ाई से, केवल शरीर से, ये भी निगेटिव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी और सी में से बेस्ट ऑप्शन जुड़कर इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचने, समझने और व्यवहार से, क्योंकि यहाँ पे मानसिक यानी कि संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक हो जाएगा सोचने, समझने और व्यवहार से। बी विल बी राइट आंसर, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंसाइट लर्निंग किसने दिया था? कोहल वर्ग ने, ऑप्शन बी है पियाजे ने, और ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक ने, और ऑप्शन डी है स्किनर ने। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहलर ने दिया था। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिवार्ड किस प्रकार की प्रेरणा? आंतरिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, नैतिक प्रेरणा है, और ऑप्शन डी है दंड प्रेरणा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? दंड नहीं होगा, नैतिक भी नहीं होगा, आंतरिक और बाह्य में से आप लोग फटाफट से बताइए। तो आंतरिक भी नहीं होगा, रिवार्ड किसी को पुरस्कार देना क्या हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिएटिव थिंकिंग का संबंध है नए विचारों व समाधान से। ऑप्शन बी है पुराने उत्तरों से, और ऑप्शन सी है रटना से, और ऑप्शन डी है डर से। तो रटना और डर क्या हो गया? निगेटिव हो गया, तो इसको हटा दीजिए ऑप्शन से। अब ऑप्शन ए और बी में से फटाफट से सही उत्तर चुन के बताइए। क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे संबंध किससे है? पुराने उत्तरों से, तो ये क्रिएटिव नहीं होगा, इसको भी कट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए विचारों और समाधान से, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नए विचार को लाना। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर, ग्रुप लर्निंग किस पर आधारित है? यहाँ पे ग्रुप लर्निंग की बात की जा रही है, तो किस पर आधारित है? अकेले सीखने से, प्रतियोगिता से, ऑप्शन सी है सहयोग और सहभागिता से, और ऑप्शन डी है दंड से। तो अकेले सीखना क्या होता है? ग्रुप लर्निंग होगा, नहीं होगा तो निगेटिव हो गया। प्रतियोगिता ये भी निगेटिव हो जाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, और दंड तो निगेटिव है ही। तो सहयोग और सहभागिता से, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्किनर ने किस सिद्धांत को विकसित किया था? स्किनर ने किस सिद्धांत को विकसित किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग का, ऑप्शन बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, और ऑप्शन सी है ट्रायल एंड एरर का, और ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के अंत में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग का। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या पूछ रहा है? बहुविधि बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, पियाजे ने दिया था, ऑप्शन सी है स्किनर ने दिया था, और ऑप्शन डी है बिनेट ने दिया था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे स्क्रीन पर, पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शैक्षिक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए होता है? कक्षा नियंत्रण के लिए होता है, छात्रों के सीखने की समझ के लिए होता है, और ऑप्शन सी है केवल मूल्यांकन के लिए होता है, और ऑप्शन डी है केवल सजा के लिए होता है। तो इसमें भी केवल लगा, इसके में केवल, इसको कट करते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है? निगेटिव है। तो फटाफट से राइट आंसर बताइए ए और बी में से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सीखने की समझ को विकसित करने के लिए। बी विल बी राइट आंसर। कक्षा नियंत्रण के लिए भी नहीं होगा। अब हम आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिगम अनुभव पर आधारित होता है? कौन सा अधिगम अनुभव पर आधारित होता है? रटंत अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंस लर्निंग, और ऑप्शन सी है परीक्षा आधारित अधिगम, और ऑप्शन डी है व्याख्यान आधारित। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर? रटंत क्या है? ये निगेटिव है, तो इसको कट कीजिए। परीक्षा आधारित अधिगम, सिर्फ परीक्षा आधारित अधिगम नहीं होगा, ये भी निगेटिव हो गया। व्याख्यान आधारित, ये भी निगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम का अस्थायी प्रभाव किससे होता है? रटना से होता है, डांटने से होता है, गहराई से समझने और अनुभव करने से होता है, और ऑप्शन डी है केवल अभ्यास से होता है। तो रटना क्या होता है? निगेटिव होता है, डांटना भी निगेटिव होता है, केवल अभ्यास भी निगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहराई से समझना और अनुभव करना। तो सी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।